हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मनीषा कपड़ों के शोरूम में नौकरी करती थी। पति विनोद भी ऑटो रिक्शा चलाता था, पर पिछले महीने ही एक एक्सीडेंट में उसके पैर की हड्डी में काफी बड़ा फ्रैक्चर हो गया, जिस कारण वो पूरी तरह से बेड रेस्ट पर था। मनीषा के ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। मनीषा रोजाना सुबह नौकरी पर जाने से पहले घर का सारा काम निपटाती, अपनी सास और विनोद का खाना बनाकर विनोद को दवाई देकर फिर घर से निकलती। इसी कारण कई बार मनीषा को शोरूम पहुंचने में देर हो जाती थी, जिस कारण उसके साथ में काम करने वाली एक और लड़की सुमन, जो उससे जलती थी, वो शोरूम के मालिक को भड़काती रहती थी। क्या बात है सुमन, मनीषा दिखाई नहीं दे रही? सर जी, वो तो रोजाना ही देर से आती है, जब देखो बहाने ढूंढती रहती है। कभी उसका ऑटो रिक्शा खराब हो जाता है, कभी कहती है मेरे पति की तबीयत बिगड़ गई, कभी कहती है ये हो गया वो हो गया, कुछ ना कुछ बहाने लगाती रहती है। वो देखिए आ गई है। नमस्ते सर जी। क्या बात है मनीषा, टाइम देख रही हो? घड़ी में कितना हुआ है? ये कोई टाइम है शोरूम में आने का? है 10 बजे का टाइम है और 10:15 हो रहे हैं। 15 मिनट देर से आई हो तुम। सर जी, मैं 10 बजे तक आ जाती हूँ, बस आज ही लेट हुआ है। सुमन तो कह रही है कि तुम रोजाना ही देर से आती हो। इसका मतलब क्या सुमन झूठ बोल रही है? आज तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा बहाना बना लेती हो कमियों से बचने का। तुम्हें पता है त्योहार सिर पर है, ग्राहक सुबह सुबह आने शुरू हो जाते हैं। सुमन अकेले कितना संभालेगी? जाओ जाकर काउंटर पर खड़ी हो, और दोपहर का लंच आज तुम्हें सिर्फ 15 मिनट का ही मिलेगा, आधे घंटे का नहीं। मनीषा चुपचाप काउंटर पर जाकर खड़ी हो जाती है और ग्राहकों को कपड़े दिखाने लगती है। सुमन मन ही मन हंस रही थी, क्योंकि मनीषा की डांट पड़ने पर वो बहुत खुश थी। मनीषा सुबह से भूखी थी, क्योंकि घर के कामों में उसे अपने लिए कुछ खाने का समय ही नहीं मिला। वो बेचारी पूरा दिन खड़े होकर काउंटर पर ग्राहकों को देखती रही, और सुमन बार बार बहाने से स्टोर रूम में जाती और कुछ न कुछ खा पी कर फोन पर लग जाती। मनीषा ने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया था, और शाम को भी जब वो घर पहुंची तो घर के कामों में लग गई। उसकी सास कोई भी काम करके राजी नहीं थी, बस सारा दिन बैठी रहती थी। विनोद की देखभाल करने से लेकर शाम का खाना बनाना, बस इसी में मनीषा की जिंदगी सिमट कर रह गई थी। क्या बात है बहू, आज रात की रोटी देने में बहुत देर लगा दी। ला रही हूँ माँ जी, बस दाल को तड़का लगा रही हो। तुम्हें पता है मुझे रात की दवाई लेनी होती है। अब तुम इतनी देर से खाना दोगी तो मैं दवाई कब लूंगी? कुछ तो सोचा करो बहू। मनीषा जरा पानी तो देना। जी अभी लाई। ऐसे ही घर और बाहर के कामों में मनीषा की जिंदगी गुजर रही थी, पर एक भयानक मुसीबत मनीषा के सिर पर मंडराने वाली थी, जिससे वो बिल्कुल बेखबर थी। मनीषा अगले दिन शोरूम में पहुंची तो मालिक गुस्से में आग बबूला बैठा था। मनीषा एक बात बताओ, कल हमारे यहाँ शहर के मशहूर रईस देवीलाल की बेटी पूर्णिमा लहंगा खरीदने आई थी। उसने 2 लाख रुपए का लहंगा खरीदा था। उस लहंगे को मैंने तुम्हें कल यही बोला था कि वो फिनिशिंग पर जाएगा, उसे संभाल कर रख देना। हमारे शोरूम में उस लहंगे का एक ही पीस था जो पूर्णिमा जी को पसंद आया था। तुम्हें पता भी है वो लहंगा एक जगह से बुरी तरह फट गया है। सीसीटीवी कैमरे में सबसे आखिर में तुम ही लहंगे को संभालती हुई नजर आ रही हो। शराफत से बता दो कि वो लहंगा फटा कैसे, क्योंकि सबसे आखिर में तुम ही शोरूम से बाहर निकली थी। नहीं सर जी, मैंने लहंगा नहीं फाड़ा, मेरा विश्वास कीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुम्हें शाम 6 बजे तक का समय देता हूँ। या तो तुम ये लहंगा कैसे भी ठीक करके दोगी, या फिर पूरे 2 लाख रुपए तुम मुझे दोगी। मेरा तो नुकसान हो गया ना। अब जाओ यहाँ से और इसे ठीक करके ही लाना, नहीं तो पैसे लेकर आना, वरना कल सुबह पुलिस तुम्हारे घर पहुंचेगी। मनीषा रोती बिलखती रही, पर शोरूम का मालिक उस पर बिल्कुल भी दया नहीं कर रहा था। मनीषा रोती हुई घर लौट रही थी, तभी उसकी नजर सड़क पर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है, जो सड़क पार कर रही थी और गाड़ी उसके सामने आने ही वाली थी। मनीषा झट से उस बूढ़ी औरत को गाड़ी के आगे आने से बचा लेती है। अम्मा संभाल कर, अभी गाड़ी से आपको चोट लग जाती। शुक्रिया बेटी, जीती रहो। क्या करूं, आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए सड़क पर गाड़ी निकलने की भनक ही नहीं पड़ती। अम्मा आपके हाथ से ये पोटली गिर गई थी, ये लीजिए। बेटी तुम जानती हो इस पोटली में एक रेशमी कपड़ा है, जिससे हम अपनी पसंद की कोई भी जादुई पोशाक बना सकते हैं। किसी जमाने में मैं एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी, और इस कपड़े की सहायता से बहुत सुंदर सुंदर पोशाक बना लिया करती थी। पर अब उम्र के साथ मेरी आंखें भी कमजोर हो गई हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बुढ़ापे का फायदा उठाकर कोई इस कपड़े को चुरा कर ले जाए। इसलिए इसे पोटली में बांधकर अपने साथ रखती हूँ। पर मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिन तक इस दुनिया में नहीं रहूंगी,
और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए ये रेशम का कपड़ा मैं तुम्हें देती हूँ। इसकी सहायता से तुम कोई भी पोशाक बनाकर बेच सकती हो और अपना खुद का व्यापार कर सकती हो। अम्मा, आज तो आप सचमुच मेरे लिए भगवान का कोई रूप बनकर आई हो। आपने ये कपड़ा देकर मेरी बहुत बड़ी परेशानी को दूर कर दिया। आप मेरे ही साथ क्यों नहीं चलती हो? मैं आपको अपने पास रखना चाहती हूँ। नहीं बेटी, अब मैं उम्र के इस पड़ाव पर हूँ कि मुझे 4 धाम की यात्रा करनी है, इसलिए मैं तो बस प्रभु के चरणों में ही अपने आखिरी दिन गुजारना चाहती हूँ। मनीषा से विदा लेकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। मनीषा भी उस रेशमी कपड़े को लेकर घर आ गई। वो थोड़ी घबराई हुई थी। उसने चुपचाप अपने कमरे में उस कपड़े को बिछाया और बोली, ए जादुई रेशम के कपड़े, मैं जैसा लहंगा चाहती हूँ क्या वो मेरे सामने आ सकता है? देखते ही देखते मनीषा के सामने हूबहू वैसा ही लहंगा आ जाता है जैसा शोरूम से गायब हुआ था। मनीषा खुशी के मारे उछल पड़ती है। उसकी तो मानो सारी परेशानियां दूर हो गई थी। वो अच्छे से उस लहंगे को पैक करती है और शोरूम पर लेकर पहुंचती है। लहंगे को बिल्कुल ठीक हालत में देखकर शोरूम का मालिक हैरान रह जाता है। अब उसके आगे प्रश्न करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। सर जी, मैं आपके शोरूम की नौकरी छोड़ रही हूँ। जहाँ पर विश्वास न हो ऐसी जगह पर काम करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा। मनीषा नौकरी छोड़कर घर आ जाती है। मनीषा ने रेशम के कपड़े की सहायता से सुंदर सुंदर जादुई लहंगे बनाकर शहर की बड़ी दुकानों पर बेचने शुरू कर दिए। लहंगे देखने में बहुत सुंदर थे, इसलिए वो ग्राहकों को बहुत पसंद आने लगे। अब तो शहर में ही क्या, आसपास के बड़े शहरों में भी मनीषा के लहंगे बिकने लगे। ये देखकर उसकी सास और पति बहुत खुश थे। मनीषा ने उन्हें उस रेशम के कपड़े के बारे में सच्चाई बता दी थी। जिस शोरूम पर मनीषा नौकरी करती थी, उसके मालिक को सच्चाई का पता चल गया था कि सुमन ही असली गुनहगार है। उसने ही लहंगा जानबूझकर फाड़ा था, इसलिए मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया और मनीषा से माफी भी मांगी। मनीषा ने उसे माफ तो कर दिया, पर उसे अपने लहंगे नहीं बेचे, जिससे वो लज्जित होकर वापस चला गया। धीरे धीरे मनीषा ने विनोद का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया और वो भी ठीक हो गया। अब तो वो भी मनीषा के साथ लहंगों के व्यापार में हाथ बटाता था। बड़े बड़े फैशन शो में मनीषा के लहंगे जाने लगे। देखते ही देखते मनीषा लहंगों की बड़ी व्यापारी बन गई। आज उसने अपनी सास और पति विनोद को वो सारी खुशियां दे दी थी जिसके लिए वो हमेशा से ही तरस रहे थे। आखिर औरत लक्ष्मी का रूप होती है, ये मनीषा ने साबित कर दिया था। अनुराधा और प्रिया का रिश्ता केवल ननद भाभी का नहीं बल्कि गहरी दोस्ती का भी था। अनुराधा की शादी के थोड़े समय बाद ही प्रिया की भी शादी हो गई। शादी के बाद अनुराधा ने प्रिया के साथ हमेशा अपना भाभी वाला फर्ज निभाया। प्रिया की शादी के बाद ही करवा चौथ का व्रत आ गया। अनुराधा ने अपनी सास शारदा के साथ मिलकर प्रिया के करवा चौथ पर देने के लिए सारी तैयारियां की। अरे अनुराधा भाभी, माँ, आप दोनों। नमस्ते आंटी जी। प्रिया कैसी हो बेटी? बाजार में बहुत जाम लगा हुआ था, वरना हम आधा घंटा पहले ही आ जाते। समधन जी, ये करवा चौथ का सारा सामान देख लीजिए। अगर कोई कमी रह गई हो तो माफी चाहेंगे। नहीं नहीं समधन जी, आप तो इतना सामान लेकर आए हैं। आइए बैठिए, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? प्रिया का पहला करवा चौथ है तो खास सामान तो लाना ही था। कमला, पंडित जी ने शादी का मुहूर्त नवंबर में निकाला है। अब दिवाली के बाद शादी की तैयारी शुरू कर देना। प्रिया, सारी तैयारी तुम्हें करनी है, आखिर तुम्हारे देवर की शादी है। शादी की शॉपिंग भी अच्छी करना। अब दूल्हे की भाभी घर में सबसे अलग लगनी चाहिए। हाँ, वैसे भी हमारे घर में ये आखिरी शादी है, तो प्रिया बहू तुम खूब बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करना। मेरी बेटी कितनी भाग्यशाली है जो उसे आपके जैसे सास ससुर, अनमोल जैसा पति और संदीप जैसा देवर मिला है। आंटी जी, आपको और प्रिया को जो भी शॉपिंग करनी हो आप मुझे बता देना। मैंने अपनी शादी की शॉपिंग जहाँ से की थी ना, वो बहुत ही सही दाम पर कपड़ा लगाते हैं। भाभी, लहंगा तो मैं वहीं से लूंगी जिस दुकान से आपने लिया था। आपका ब्राइडल लहंगा बहुत अच्छा था। ठीक है प्रिया, जब चलना हो बता देना। और फिर त्योहारों के बाद नवंबर में प्रिया अपने देवर संदीप की शादी की तैयारियों में बिजी हो गई। प्रिया और उसकी सास जब भी शॉपिंग के लिए जाती तो अनुराधा को बुला लेती। अनुराधा उनकी शॉपिंग में बहुत हेल्प करती। कैश में 12,000 कम है, मैं तो अपना कार्ड भी दूसरे पर्स में भूल आई। मेरे फोन से भी पेमेंट नहीं जा रही, पता नहीं मेरे नेट को क्या हुआ है। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं तो वैसे ही ये साड़ी हल्दी के लिए देख रही थी, कुछ और पहन लूंगी।
अब इतनी दूर बार बार आया नहीं जाएगा। पता नहीं स्कैन भी नहीं हो रहा, बार बार पेमेंट फेल्ड आ रहा है। माँ जी आपकी हल्दी की साड़ी कहीं वापस न करनी पड़े। नहीं नहीं आंटी जी, वापस क्यों करनी पड़ेगी, मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मैं पेमेंट कर देती हूँ। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। प्रिया की सास उस समय बहुत खुश होती है। उस समय अनुराधा ने प्रिया के दिल में एक अलग जगह बना ली थी। आज अनुराधा की वजह से ही प्रिया के ससुराल में उसका और भी ज्यादा सम्मान हो रहा था। शादी का दिन आ जाता है। शादी के लिए अनुराधा अपना ब्राइडल लहंगा ही पहनने वाली थी, क्योंकि उसे पता था कि आगे तो उसने कहीं पहनना नहीं है। तो प्रिया के देवर की शादी के बहाने वो एक बार और अपना लहंगा पहन लेगी। अनुराधा का ब्राइडल लहंगा बहुत ही सुंदर था। शादी के समय उसके लहंगे की सबने बहुत तारीफ की थी। इस वजह से प्रिया ने भी उसी शॉप से अपने देवर की शादी के लिए लहंगा खरीदा था। हमारी बहू प्रिया शादी में बहुत सुंदर लगने वाली है। अनुराधा ने तुम्हें लहंगा बहुत अच्छा दिलवाया है बहू। प्रिया तुम इसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी बोल रही थी, शॉप बंद ना हो जाए, चलो ले आते हैं। हाँ ठीक है माँ जी, मैं इनके साथ होकर आती हूँ। प्रिया लहंगे के साथ की ज्वेलरी खरीदने के लिए चली जाती है। सब कुछ अच्छे से हो रहा था। प्रिया के लिए वो लहंगा बहुत खास था, जिसे पहनकर वो शादी में सबसे खूबसूरत दिखना चाहती थी। प्रिया भाभी, बारात के लिए लहंगा आपने बहुत सुंदर लिया है, आप सबसे अलग दिखने वाली हो। वो तो है देवर जी। शादी का दिन आ गया और सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। बारात जाने से कुछ घंटे पहले प्रिया अपने कमरे में तैयार हो रही थी। प्रिया दीदी, लाओ मैं आपका दुपट्टा सेट कर दूं। वो सामने लहंगे की थाली में देखो, उसी में होगा। इसमें तो नहीं है, मैंने देखा है। थैले में नहीं है, देखो यही होगा, अभी तो मैंने लहंगा निकाला था। तभी प्रिया को कुछ याद आता है और वो घबराहट में रो पड़ती है। ओह नो, उस दिन मैं ज्वेलरी लेने के लिए दुपट्टा मैचिंग के लिए साथ ले गई थी, कहीं ज्वेलरी शॉप पर ही तो नहीं रह गया। प्रिया अनमोल को बताती है। अनमोल ज्वेलरी शॉप पर कॉल करता है। भैया हमारी दुकान पर तो बहुत से ग्राहक आते हैं, पर हर किसी का याद नहीं रहता। हमने अपने नौकर को बोल दिया कि जिसका होगा वो ले जाएगा, तुम तो संभाल कर अलमारी में रख दो, पर कोई लेने नहीं आया। अब तो हम शहर से बाहर हैं और दुकान की चाबी भी हमारे पास है। अब तो आपको दुपट्टा मिलना बहुत मुश्किल है। अब तो 2 दिन बाद ही हम वापस आएंगे, हमारे रिश्तेदार की शादी है, हम वहीं गए हुए हैं। प्रिया रोने लगती है क्योंकि उसका दुपट्टा अब नहीं मिल सकता था। उसने बहुत मन से वो लहंगा खरीदा था। प्रिया ने अपना ब्राइडल लहंगा भी कुछ दिन पहले ड्राई क्लीन के लिए दे दिया था, पर अब तो वो भी तैयार नहीं था। प्रिया पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। वो घबरा गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगी कि अब वो रात में कैसे जाएगी। प्रिया के पास समय बहुत कम था और नए लहंगे का इंतजाम करना नामुमकिन था। तभी अनुराधा आ जाती है। अनुराधा पूरी तरह से तैयार थी। उसने अपना ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था। उसे सारी बात पता चलती है तो वो एक अच्छी और समझदार भाभी होने का फर्ज निभाती है। अनुराधा आकाश को फोन करती है और घर से अपनी एक हैवी साड़ी मंगवा लेती है। भाभी अब मैं क्या करूं, मेरा लहंगा पहनने का अरमान तो धरा का धरा ही रह गया। इतने लोगों के बीच में लहंगा नहीं पहनूंगी तो कितना अजीब लगेगा। सब कहेंगे कि दूल्हे की भाभी होकर नॉर्मल कपड़ों में है। मेरी शादी का लहंगा होता तो मैं वो भी पहन लेती, उसे भी मैंने ड्राई क्लीन को दे दिया। बहू, सब मेहमान आने शुरू हो गए। घुड़चड़ी का टाइम हो रहा है, अभी तैयार होने में कितना टाइम है? तुम्हें संदीप की सुरमा भराई की रस्म भी करनी है। प्रिया टेंशन मत लो, तुम मेरा लहंगा पहन लो। मैंने आकाश से साड़ी मंगवा ली है, मैं साड़ी पहन लूंगी। वैसे भी वो लहंगा साड़ी है तो लहंगे की तरह ही दिखती है, और वो तुम्हारी पसंद की है। तुमने ही तो पसंद की थी मेरे लिए, याद है ना? भाभी, हम सब सचमुच बहुत लकी हैं जो आप हमारे घर में आए। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप सबसे बेस्ट हो भाभी, सबसे बेस्ट। प्रिया अपनी भाभी अनुराधा के गले लग जाती है। अनुराधा ने अपना लाल रंग का ब्राइडल लहंगा प्रिया को पहनाया और खुद एक सुंदर साड़ी पहन ली। प्रिया जब लहंगा पहनकर बाहर आई तो सभी उसकी तारीफ करने लगे। प्रिया, अनुराधा भाभी का लहंगा तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। जब से अनुराधा हमारे घर की बहू बनी है तब से हमारे घर में एक नई उमंग आ गई है। अनुराधा, तुम सबकी कितनी फिक्र करती हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जीती रहो बहू, जीती रहो। अनुराधा ने प्रिया को गले लगाया और दोनों की आंखों में सच्चे रिश्ते की मिठास छलक आई। शादी का समारोह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। प्रिया अपनी भाभी के लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। सबने प्रिया की बहुत तारीफ की। प्रिया इस बात का सारा श्रेय अपनी प्यारी भाभी अनुराधा को देती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।